उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, यूजिंग फॉर्मूला, वही फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, या तो टी हाफ का क्वेश्चन या तो के या टी निकालने का क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंट डालो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। हमने ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पढ़ लिया, ऑर्डर कहां से निकाले थे अपन, व्हाट वाज ऑर्डर? हाँ तो अल्फा बीटा कहां से आ गए थे? हाँ तो ऐसा बोला ना कि इट इज दी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स, किसके? सम ऑफ द पावर्स टू विच द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड, कहां पे? इन अ रेट लॉ। समझ गए क्या? मतलब आपने रेट लॉ लिखा था कि रेट इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर अल्फा एंड बी टू दी पावर बीटा, फिर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया था तो आ गया था ऑर्डर, जिसको आपने एन से डिनोट किया था अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज दी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स, है ना, टू विच द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड। आपके रिएक्टेंट रेज्ड है इस पावर से, और वो भी कहां पर? इन अ रेट लॉ वाज द ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी की। हेडिंग डालनी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, चलो पहले डेफिनेशन लिखना इसकी, देखो द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स कॉमा आयंस, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स that must collide with one another, that must collide with one another, that must collide with one another simultaneously, simultaneously, so as to result in a, कमाक्षी थोड़ा अंदर चले जाओ, so as to result in a chemical reaction, so as to result in a chemical reaction is called molecularity of the reaction, is called molecularity of the reaction, is called molecularity of the reaction। देखो एक कोलिजन थ्योरी होती है, कोलिजन थ्योरी का मतलब है कि ये एटम, ये मॉलिक्यूल्स या ये आयंस आपस में आके कोलाइड करते हैं एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए और बी का क्या होगा? आपस में कोलिजन होगा, बट नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इनटू अ प्रोडक्ट। जितने इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उन्हीं में प्रोडक्ट बनेगा। बाय सेइंग इनइफेक्टिव कोलिजन आई मीन, जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करिए, हमने जो एक रिएक्शन पढ़ा है CH3Cl का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे OH नेगेटिव बैक अटैक करता है, याद है? पर मान लीजिए ये OH नेगेटिव अगर सामने से आ रहा होगा, कोलाइड करेगा, तो रिएक्शन नहीं होने वाला। इसको कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कब माना जाएगा? जब ये OH नेगेटिव पीछे से आके अटैक करेगा। समझ रहे ना? इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन होना। कोलिजन जो हो रहा है उसका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, एनर्जी भी मैटर करेगी कि कोलिजन होने पर इतनी एनर्जी बननी चाहिए कि वो रिएक्शन हो जाए। तो एक फैक्टर एनर्जी फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या होता है? ओरिएंटेशन फैक्टर। बोथ आर इंपॉर्टेंट। मतलब OH नेगेटिव बहुत तेजी से आके कोलाइड किया बट गलत ओरिएंटेशन से कोलाइड किया, तो रिएक्शन नहीं होने वाला। सही ओरिएंटेशन से कोलाइड किया है बट कोलिजन उतना पावरफुल, तो भी रिएक्शन नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? दोनों फैक्टर का होना जरूरी है, तभी रिएक्शन होता है। यही हमारी कोलिजन थ्योरी है। तो एक समय पर, साइमल्टेनियसली वर्ड लिखे ना, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक वक्त पर। एक वक्त पर कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम आपस में कोलाइड कर रहे हैं ताकि रिएक्शन हो सके, उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। बट डेफिनेशन रीड करिए, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये तीनों का रिएक्शन हो सकता है ना। एटम एटम आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या आयंस भी आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं।
तो द नंबर ऑफ एटम आयंस या मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर साइमल्टेनियसली, एक वक्त पर एक साथ कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल या कितने आयंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, so as to result into a chemical reaction is called molecularity of a reaction. तो molecularity अलग होता है, ऑर्डर अलग है. ऑर्डर हम रेट लॉ से निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन देखकर भी बता सकते हो, बशर्ते वो रिएक्शन सिंगल स्टेप का होना चाहिए, कि वो रिएक्शन एक ही बार में हो रहा है. एक ही बार में हो रहा है इसका मतलब क्या है कि सारे मॉलिक्यूल उस वक्त ही कोलाइड करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना. तो एक स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप. पर जिनको मल्टीपल लगते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. उसी का मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम. मैकेनिज्म पढ़ना ना, हमें थर्ड पार्ट हमारा चैप्टर का मैकेनिज्म ही है. हमने रेट पढ़ लिया, हमने कैसे रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट लॉ ये पढ़ा है. अभी एक फैक्टर और बचा है हमारा, वो है टेम्परेचर. वो पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग खत्म नहीं हुआ है, पर अभी अपन थर्ड पार्ट भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है रिएक्शंस का. ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखिएगा, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, आर कॉल्ड elementary reaction. In one step, the reactions taking place in one step are called elementary reactions, and those which do not take place in one step, and those which do not take place in one step, and those which do not take place in one step are called complex reactions, are called complex reactions, are called complex reactions, are called complex reactions. Full stop. The different steps in which the different steps in which the different steps in which the complex reaction takes place, the different steps in which complex reaction take place, complex reaction take place is called the mechanism of the reaction, is called the mechanism of the reaction, is called the mechanism of the reaction. ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके तीनों का स्टेप को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आएगा. ठीक है, जैसे हमारा SN1 और SN2 में एक बाइमोलिकुलर था, एक यूनिमोलिकुलर था. एक 2 स्टेप में हो रहा था ना. कौन सा 2 स्टेप में हो रहा था? SN1 मैंने बताया था ना, SN1 2 स्टेप में होगा. 1 है तो 2 स्टेप में, SN2 है तो 1 स्टेप में. तो वहां पे कुछ इंटरमीडिएट बन रहा था. क्या बन रहा था? कैटायन, जो अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा रहा था और फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था. मतलब आपको फाइनल रिएक्शन में कहीं पे भी कैटायन नहीं दिखेगा. कार्बोकैटायन बीच में कहीं बना था, वो यूज अप हो गया, एंड फाइनल प्रोडक्ट में आपको कैटायन नहीं मिलने वाला. बट अगर आप उसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको कैटायन दिखेगा. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मैकेनिज्म में दिखते हैं. सुन रहे हैं क्या? इन मैकेनिज्म वी कैन सी द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. एक ओवरऑल रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट का कहीं कुछ पार्ट नहीं दिखने वाला. ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना एक. इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखो. इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, in case of elementary reactions, all the atoms, ions or molecules, all the atoms, ions or molecules, क्योंकि उनको एक ही स्टेप में होना है ना. एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है? जिनको एक स्टेप में होना, तो उसी वक्त वो सारे रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड होने चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा. मतलब उनके पास तो दूसरा स्टेप का ऑप्शन ही नहीं है कि पहले चलो 3 में से हम 2 रिएक्ट कर लेते हैं, फिर जो बनेगा बीच में वो तीसरे का रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा. ये तो मैकेनिज्म हो गया ना, 2 स्टेप हो गया है. तो पर अभी इनको क्या करना है? एलिमेंट्री रिएक्शंस में एक ही स्टेप में सारे रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करने चाहिए. मैं सारे मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा हूं कोलाइड करने में. अगर वो रिएक्शन में 3A + 2B लिखा है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 3A और 2B पांचों एक साथ कोलाइड करेंगे. नहीं, एक A और एक B या 2A 1B,
कोलाइड करने चाहिए ताकि प्रोडक्ट बन पाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक साथ 5-5 मॉलिक्यूल तो कोलाइड भी नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? एक लिमिट होगा ना कोलिजन का भी, क्योंकि उनके सबके मॉलिक्यूल जब एक साथ कोलाइड, ऐसा नहीं होगा कि एक लेयर में कोलिजन चल रहा है और पीछे से भी एक एक लेयर और आगे कोलिजन कर, तो ये इफेक्टिव कोलिजन थोड़ी ना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो हद से ज्यादा 3 या 4 मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कोलाइड कर सकते हैं, लिमिट। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे? इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑल द एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स present in the balanced chemical reaction, present in the balanced chemical reaction, present in the balanced chemical reaction, can come together simultaneously, can come together simultaneously, can come together simultaneously to collide with each other, to collide with each other, to collide with each other. Full stop. Thus such reactions take place in one step. Thus such reactions take place in one step. Thus such reactions take place in one step. Full stop. Hence the molecularity is simply the sum of, hence the molecularity is simply the sum of, hence the molecularity is simply the sum of the molecules of, sum of the SUM wala sum na, sum of the molecules of the reactants, sum of the molecules of the different reactants likhna, different reactants as represented by balanced chemical equation, as represented by balanced chemical equation, as represented by balanced chemical equation. मतलब हम ऑर्डर को बैलेंस रिएक्शन देख करके नहीं प्रेडिक्ट कर पाते थे, तो कैसे करते थे? एक्सपेरिमेंटली। बट मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको पता है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, तो आप उसके सारे कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लिखो नीचे, एग्जांपल, एग्जांपल पहला लिखना, decomposition of O2F2. This O2F2 decompose to give O2 plus F2. ये एक स्टेप में रिएक्शन होगा और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1। क्यों 1 होगी? क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, O2F2 gives O2 plus F2. यहां लिख लो ब्रैकेट में यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। ये हमने SN1 को भी यही नाम दिया था ना, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि वो 2 स्टेप में हो रहा था। पर मेन स्टेप कौन सा था? जो फर्स्ट वाला था, कि जब तक वो आपका 3 डिग्री हालाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। भले वो 2 स्टेप में हो रहा था, पर इस स्टेप में तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, दूसरा तो अभी वेट कर रहा है कि कब ये रेडी होगा, कब ये क्या होगा? रेडी होगा, और ये जाकर के उसके ऊपर अटैक करेगा। वो फास्ट स्टेप था। मतलब मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स क्या होते हैं? स्लो, और कुछ स्टेप होते हैं फास्ट। ये मैंने आपको उस समय भी कहा था, ये दोनों आपको रिएक्शन में पढ़ा रहा था। मैंने कहा था कि ये 2 स्टेप में हो रहा है, जिसमें पहला स्टेप स्लो है, हाइड्रोक्साइड वेट कर रहा है कि कब कार्बोकैटायन बनेगा, और सेकेंड स्टेप तो फास्ट है, जिसकी स्पीड हम निकालना भी नहीं चाहेंगे। तो इस टाइप के मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है ना, वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? उसी रिएक्शन के स्पीड पर पूरे ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड डिपेंडेंट है, कि कब वो कैटायन रेडी होगा। दूसरा स्टेप तो बहुत फास्ट है, उसको ज्यादा टाइम लग ही नहीं रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड के लिए। एम आई क्लियर? तो जब मैकेनिज्म होते हैं उसमें एक होता है स्लो स्टेप, और वही स्टेप होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसी के लिए अपन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 बोलते थे। अगले रिएक्शन में तो हमें पता है कि ये और ये दोनों मिक्स होकर के OH लगने वाला है, तो वहां पे तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है।
एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया ना, ये 2 स्टेप में हो रहा है। रिएक्शन 1, स्टेप 1 में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और स्टेप 2 में दोनों इन्वॉल्व है। बट मेन स्टेप कौन सा है हमारा? स्लो स्टेप, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मॉलिक्युलरिटी उसी की निकालेंगे। सेकेंड स्टेप की मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप की, जो स्लो स्टेप है। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल और लिखना। सेकेंड एग्जांपल कौन सा? नहीं, स्लो स्टेप बोलेंगे, मतलब एक्चुअली मॉडरेट और स्लो नहीं बोलेंगे। आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को कि एक स्टेप फास्ट है तो दूसरा स्लो है। इसके कंपैरिजन में ये स्लो है। ठीक है, स्लो मतलब जो अपन ने 3 डेफिनेशन लिखी ना, वो तो एकदम स्लो वाला है, जिसका रिएक्शन का रेट हम निकालना भी नहीं चाहेंगे, जैसे रस्टिंग हो गया, जिसको महीनों साल लग रहे हैं, वो अलग चीज है। वो स्लो था, मॉडरेट था और फास्ट था, वो अलग चीज है। यहां हम मॉडरेट रिएक्शंस की ही बात कर रहे हैं, बट मॉडरेट में भी एक स्लो एक फास्ट हो सकता है ना। एम आई क्लियर? ठीक है, मतलब हो सकता है इसको 10 मिनट लग रहा होगा, इसको 1-2 सेकंड लग रहा होगा, या उससे भी कम। 1-2 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना। इतने इतने देर में तो आपको उसके रिएक्शन दिख भी जाएगा। ठीक है, चलिए लिखना नीचे एक और एग्जांपल। डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जब डिकम्पोज होगा तो क्या मिलेगा आपको? H2 प्लस I2। बैलेंस करने के लिए सामने यहां पर, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसका जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट दिख रहा होगा, एक ही रिएक्टेंट है तो वही उसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा। अगर 2 रिएक्टेंट हो तो सबको ऐड करते। ये अपन ने ऊपर लिखा है कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, डिफरेंट रिएक्टेंट्स, उन्हीं के सम को हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखना। NO प्लस O2 गिव्स NO2। पहले बैलेंस करो फिर मॉलिक्युलरिटी बताना। NO प्लस O2 गिव्स NO2। इसको अपन ने क्या नाम दिया? बाई मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं ना इसको। इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 थी तो इसको क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर। हाँ, बैलेंस किया इसको, 2NO हो जाएगा और यहाँ पे भी 2। तो इसको मत ऐड कर देना ना, प्रोडक्ट को ऐड नहीं करना है, रिएक्टेंट्स के ही मॉलिक्यूल को ऐड करना। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं या टर भी बोलते हैं, TER, टर मॉलिक्यूलर या फिर ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनि, बाई एंड ट्राई। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दो, वही मॉलिक्युलरिटी होती है। उसके लिए एक लाइन लिखना नीचे। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस the order of reaction for elementary reaction the order of reaction is same as its molecularity. For elementary reactions, order of reaction is same as its molecularity. ये एलिमेंट्री के लिए ही ट्रू है, कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एज इट्स मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में लिखना। देखो, complex reaction takes place in complex reactions take place in sequence of a number of steps, takes place in sequence of number of steps, sequence of number of steps, full stop. Each step is called an elementary reaction. Each step is called an elementary reaction. Each step is called an elementary reaction, and molecularity can be defined only for molecularity can be defined only for an elementary reaction. Molecularity can be defined only for elementary reactions. Full stop. It has no meaning
it has no meaning for the complex reactions. It has no meaning for the complex reactions. It has no meaning for the complex reactions. ठीक है, एक एग्जांपल समझना. हमने एक आध क्वेश्चन में किया ना N2O5 का डिकम्पोजिशन. किसमें किसमें किया है? NO2 और O2 में. इसको बैलेंस करके बताओ कितना कितना लिखे थे अपन. हाँ, यहां पे 2 आया था और यहां पर 4 आएगा ना. ये 4 होगा ना टोटल. करेक्ट, ऐसा कुछ आएगा. अब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, समझना है ना. ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. क्यों है? क्योंकि ये 2 स्टेप में होता है. पहले आपका ये एक N2O5 जो है वो ब्रेक होता है NO2 और NO3 पे. ठीक है, आपको NO3 कहीं दिख रहा है क्या प्रोडक्ट में? यही है हमारा क्या? इंटरमीडिएट. ये क्या है? इंटरमीडिएट. अभी एक N2O5 अभी बचा हुआ ना जो रिएक्ट नहीं किया है. ये NO3 इस बचे हुए N2O5 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? 3NO2 प्लस O2. अब आप जब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे यू विल गेट द अबव रिएक्शन. ये NO3 कैंसिल हो जाएगा. वहां बना, यहां यूज हो गया, खत्म. इसलिए आपको एंड में नहीं दिखता. वो दोनों ऐड हो गए, क्या मिलेंगे आपको? 2N2O5 गिव्स यू 3 + 1 4NO2 प्लस O2. ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. अभी तक जो अपन ने पीछे तीनों लिखे हैं ना, ये तीनों क्या थे? एलिमेंट्री रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं. तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे बताओगे? उनके मॉलिक्यूल्स को काउंट करके. 2 + 1 3, 2 and 1. तो ये यूनिमोलिकुलर था, ये बाइमोलिकुलर था, ये ट्राइमोलिकुलर था. ये चीजें क्लियर है. अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 स्टेप हो रहे हैं. तभी अपन ऊपर क्या लिखे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के हर एक सिंगल स्टेप को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन. तो मॉलिक्यूलरिटी आप सिंगल सिंगल रिएक्शन की निकाल सकते हो. जैसे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है. और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2. पर ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता सकते. इसलिए अपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? क्या लिखे देखो एक बार. इट हैज नो मीनिंग लिखा है ना, कि मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. बट हाँ, अगर आप उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन में ब्रेक कर पा रहे हो तो इंडिविजुअल रिएक्शंस की क्या मॉलिक्यूलरिटी हम लिख सकते हैं. एम आई क्लियर? अब अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें सर ये वाला स्टेप स्लो है, तो आप भले इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल दो ओवरऑल. देखिए अल्टीमेटली दोनों रिएक्शन में किस पे डिपेंडेंसी है? स्लो वाले रिएक्शन पे. तो उसकी ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम 1 बोल सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज उसके अलग अलग रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसके अब ये समझना, मतलब कंक्लूजन ये है कि मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही होती है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, इस लाइन में लिखना. द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, द ओवरऑल रेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, the overall rate of the complex reaction depends upon the slowest step. Depends upon the slowest step. Depends upon the slowest step. Full stop. This step is called rate determining step. This step is called rate determining step. This step is called rate determining step. जैसे मैंने आपको उस समय साइकिल फैक्ट्री का भी एग्जांपल बताया था ना, कि टायर वाला सेक्शन लेट काम कर रहा है. भले हैंडल, पैडल, सीट वर्क सब रेडी है, पर जब तक टायर नहीं बनेगा हम एक साइकिल को असेंबल नहीं कर पाएंगे. तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा साइकिल बनाने के प्रोसेस में जो स्पीड है वो किस पे डिपेंडेंट है? टायर मेकिंग सेक्शन के. तो वो आपका एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, कि अगर वो जल्दी जल्दी काम करेंगे तो हमारी साइकिल्स भी जल्दी जल्दी रेडी होते जाएंगी. ये जैसी जल्दी रिएक्शन होगा स्लो स्टेप, ये तो रेडी बैठा है, तुरंत एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इसके साथ और आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देगा. तो ऑलवेज इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है? जो उन सब में से सबसे स्लो वाला है. ठीक है, ओके. एक और लाइन लिखना मॉलिक्यूलरिटी के नीचे. Molecularity of a reaction must always be a whole number.
molecularity of a reaction must always be a whole number. Must always be a whole number. क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सारे हमेशा होल नंबर्स में होते हैं ना, कभी हाफ थोड़ा लिखते हैं हम। आप भले लिख सकते हो हाफ, पर प्रैक्टिकली हाफ होता नहीं है ना। आप याद है आपको, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते थे तो CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखते थे, दिस वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम क्या लिखते थे इसको, हम ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो क्या लिखते थे, CaSO4 का ट्वाइस इनटू H2O डॉट H2O। समझ रहे हैं क्या? ये सही तरीका होता है पीओपी का फॉर्मूला लिखने का, ये गलत तरीका है, बिकॉज हाफ H2O होता ही नहीं है कुछ। आप पानी के मॉलिक्यूल को आधा नहीं कर सकते, जस्ट लाइक आप एटम को आधा नहीं कर सकते, वैसे ही मॉलिक्यूल को भी आधा नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली आप पेपर में कुछ भी लिख दो, कौन मर रहा है आपको? समझ रहे हैं क्या? आप 3/2 लिख दो, 3/2 वाटर, तो पेपर में तो लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी इन होल नंबर। जबकि ऑर्डर हो सकता है फ्रैक्शन में, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, मतलब हो सकता है कि रिएक्शन का रेट जो है ना, वो ए के ऊपर पावर हाफ हो और बी का पावर 2 हो, तो ऐड करके कितना आ जाएगा ऑर्डर? 2.5। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? अरे 2 + 0.5 इज 2.5, ऑर्डर इज 2.5। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर तो जीरो भी हो सकता है, बट क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है क्या? मॉलिक्यूलरिटी जीरो होने का मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, नो मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग। इसका मतलब यही हुआ ना, जीरो का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलरिटी जीरो का मतलब है कि जीरो मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, और जब कोलिजन होगा ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो इट्स मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते। या तो 2 मॉलिक्यूल आकर आपस में कोलाइड करेंगे, या तो 3, या तो 4, 2.5 मॉलिक्यूल नहीं होगा, या 3.5 मॉलिक्यूल नहीं होगा, या 1.5 मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है, तो वही अपन लिख रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन मस्ट ऑलवेज बी अ whole number, whereas order of a reaction, whereas order of a reaction, whereas order of a reaction can be zero or fractional, or fraction can be zero or fraction. बस एक और डिफरेंस क्या हो जाएगा ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में, कि ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन देख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, दे आर नॉट सेम। ठीक है, चलो हेड डालना एक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एक आध रिएक्शन जो मैं आपको N2O5 का बताया ना, इसका मैकेनिज्म भी लिखते हैं। ऐसे 2-3 रिएक्शंस और पढ़ते हैं, उनका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, देखो इसमें हाइफन डाल के, अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस, अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस, अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस। आप स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन ही बोल सकते हो ना, बिकॉज अभी हमने ऊपर लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इंडिविजुअल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मीनिंग क्या होता है? हाँ, मतलब एक, हाँ मतलब एक अनुमान लगाया गया है, कोई अंदर जाके तो नहीं देख पाएगा ना एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है N2O5 ब्रेक हुआ NO2 और NO3 में, ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, किसी को नहीं पता अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली वहां पे एक ही N2O5 ब्रेक हुआ इन दोनों में। तो ये प्रपोज क्यों किए या कैसे किए वो अभी अपन समझेंगे कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, व्हाई ओनली 1 N2O5 वाज इन्वॉल्वड इन दैट स्लो स्टेप, ऐसा क्यों? ठीक है, हाँ, तो प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, a series of step reaction proposed to account for the overall reaction। आप समझ गए पूरा मीनिंग? एक ओवरऑल रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आप जो सीरीज ऑफ स्टेप्स लिख रहे हो उसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आप जो सीरीज ऑफ मैकेनिज्म, एक सीरीज ऑफ स्टेप प्रपोज कर रहे हो कि ये ओवरऑल रिएक्शन इन सीरीज ऑफ स्टेप से हुआ होगा, उसको बोल रहे हैं मैकेनिज्म। ठीक है, इस फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, is called the mechanism of the reaction, is called the mechanism of the reaction। ठीक है,
तो एग्जांपल पहला यही वाला लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले लो, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, वही इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। सुन रहे हैं, N2 मतलब डाई नाइट्रोजन हो गया और O5 है ना तो पेंटॉक्साइड। ऐसे अपन बाइनरी मॉलिक्यूल्स का नेमिंग करते हैं, सुन रहे हो क्या? CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना। ऐसी CH2 को बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। तो बाइनरी मॉलिक्यूल्स के नाम हम उनके नंबर से ही डिराइव करें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, N2O5 है ना तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बोलोगे तो NO5 बोलोगे, तो इसलिए डाई लगा दिए सामने, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, तो N2O5 का क्या लिख रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ओवरऑल रिएक्शन लिखो जल्दी से, पहले बैलेंस वाला, बैलेंस रिएक्शन लिखो, फिर मैं समझाऊंगा कि वो ऐसा क्यों आया मॉलिक्यूलर, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स। N2O5 का 2 मॉलिक्यूल लेना है और NO2 के 4 बनाना है और O2 1 हो गया। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन का हम रेट लॉ तो निकाल सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो लिखो नीचे, इट्स रेट लॉ इज गिवन एज, वो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कैसे वाला एक्सपेरिमेंट, वही 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, याद आ रहा है, 2-3 एक्सपेरिमेंट करोगे ना, और आप हर रिएक्शन का रेट नोट करोगे। क्या करोगे, अरे आप पहले N2O5 का 1 मोल से चालू करोगे और रिएक्शन का रेट नोट करोगे, फिर 2 मोल चालू करोगे, फिर रिएक्शन का रेट नोट करोगे। अभी आपको समझ में आया कि मैंने डबल किया तो क्या होगा, रेट के साथ क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगा ना, कि आपने N2O5 का कंसंट्रेशन क्या किया, डबल किया। पहले आपने 1 मोल पर लीटर लिया था, अब आपने कितना लिया, 2 मोल पर लीटर। तो अब आप रेट देखना कि रेट में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपके इसको डबल करने से रेट भी डबल हुआ होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पावर 1। और अगर कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो गया होगा तो आप पावर 2 लगा दोगे, ऑर्डर 2। आ रहा समझ में? अरे अपन कर चुके हैं वो टेबल फॉर्म वाला, बस ये कि उसमें 2 रिएक्टेंट थे, यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, तो उसी का बस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा बढ़ा के देखते जाना, नॉट जस्ट बढ़ा के, कम करके भी देख सकते हैं। कम करोगे तो रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो द रेट लॉ इज गिवन एज R इज इक्वल्स टू K N2O5। यहीं से हमारा प्रोसेस चालू होगा, समझ रहे हैं क्या? यहां से पता क्या चल रहा है आपको, कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, N2O5 के एक ऑर्डर क्या है, 1। भले आपको ओवरऑल रिएक्शन में N2O5 2 दिख रहे होंगे, पर रेट तो स्लो स्टेप का निकाला जाता है ना। अभी ऊपर लिखे थे ना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है। इसका यह मतलब हुआ कि इसके स्लो स्टेप में N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसके स्लो स्टेप में N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल। तो 2 में से एक अपन ने ले लिया, दूसरे को नहीं लिया अभी, मतलब दूसरा कहां आएगा, स्टेप 2 में। दूसरा कहां आएगा, वो गायब थोड़ी ना हुआ है, वो कहां आएगा, स्टेप 2 में। तो फर्स्ट स्टेप में अब N2O5 को ब्रेक कैसे करोगे, अभी मत याद करो कि आपने NO2 और NO3 में ब्रेक कर दिया था सर। आपको पता है कि प्रोडक्ट एक NO2 तो बनना ही है, तो आप एक NO2 तो बनाओगे ही, बचा क्या, NO3। तो आप NO3 को ऐसे लिख दिए। हम कभी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं पढ़ते हैं, हम NO पढ़े हैं। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, याद है, एक NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। एक आप NO2 तो बहुत कॉमन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक आप अभी पढ़ लिए इस चैप्टर में N2O5, और एक ये NO2 ही डाइमर के फॉर्म में रहता है। तो ये पढ़े ना लास्ट क्लास में N2O4, मैंने बताया था कि N2O4 इज अ डाइमर ऑफ NO2। तो ये सब ऑक्साइड होते हैं, ये है बना है पर ये स्टेबल नहीं है, तभी तो ये अगले स्टेप में रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट है वो। तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट कुछ समय के लिए होती है क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो अब यही NO3 अगले स्टेप में जाएगा और वो बचे हुए N2O5 के साथ, एक बचा है ना, उस बचे हुए N2O5 के साथ ये NO3 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बचा हुआ NO2 बन जाएगा, और एक क्या बच गया है, O2 बन जाएगा। देखो इक्वेशन बैलेंस है, ये 3 है ना नाइट्रोजन, यहां पे 3 हो गए, ऑक्सीजन कितना है, 5 3 8 6 2 8। तो ये है प्रपोज्ड मैकेनिज्म। कैसे प्रपोज किया हमने, रेट लॉ देख करके। रेट लॉ से ये पता चला कि पहले स्टेप यानी कि स्लो स्टेप में एक ही N2O5 इन्वॉल्व है, यानी कि दूसरा वाला दूसरे स्टेप में इन्वॉल्व होगा। अरे हाँ या ना,
तो ये है प्रपोज मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, इसके ऊपर स्लो स्टेप लिख लेना। अभी ऐसे ही मैं एक रिएक्शन और दे रहा हूं आप लोग को, उसका रेट लॉ भी बता दूंगा, आप उसका प्रपोज मैकेनिज्म बताना मुझे कि सर इसका प्रपोज मैकेनिज्म ये हो सकता है क्या। इसमें स्लो लिख लेना, इसमें फास्ट लिख लेना। ये हमारे दोनों एलिमेंट्री रिएक्शंस है ना, स्टेप 1 स्टेप 2। अब देखा जाए तो इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसकी 2 है, पर अपन ओवरऑल 1 ही मानेंगे क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ही अपन मेन मान रहे हैं, तो आप इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोल सकते हो। ठीक है, हालांकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, लिखिए दोनों रिएक्शन। ओके, नीचे लिखेंगे द अबव रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। द अबव रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, समझ गए ना? किस स्टेप को देख के बोल रहे हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, स्लो स्टेप को देख करके, वरना अगर आप इसको देखोगे तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डन। चलो एक ट्राई करोगे लिखना रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल, इसका मैकेनिज्म प्रपोज करना। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 and F2 to form NO2F। पहले रिएक्शन लिख लो, सब तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिया मैंने, आपको बस रिएक्शन लिखना है और बैलेंस करना है। बैलेंस किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ रहे हैं क्या? बैलेंस कर लो, फिर मैं रेट लॉ बता देता हूं। इसका रेट लॉ क्या है? रेट लॉ तो लगेगा ना आप लोग को? अरे हाँ या ना? रेट लॉ तो मुझे बताना पड़ेगा ना, वरना मुझे इन दोनों आपको देना पड़ेगा अभी कि अभी रिएक्शन करो और एक्सपेरिमेंट डेटा नोट करो और फिर रेट लॉ निकालो। है मैं क्लियर? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, लिखिए रिएक्शन इसका। क्या लिखे रिएक्शन? 2NO2 प्लस F2 गिव्स यू 2NO2F। ऐसा आ रहा है? तो देख करके आप ऑर्डर 3 मत बोल देना, ऑर्डर अपन देख के नहीं बता सकते, है ना? लिखो नीचे रेट इज इक्वल्स टू, रेट लॉ इसका, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 F2। NO2 F2 ये इसका रेट लॉ है। चलिए इसका मैकेनिज्म प्रपोज करिए, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी इसी से तो अपन रेट लॉ से समझे थे ना कि फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या दिख रहा है? दोनों एक एक इन्वॉल्व है, जबकि इसका 2 है ना हमारे पास, तो फिर अंदर वो अगले स्टेप में काम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? NO2 प्लस F2 गिव्स यू, बनाना तो ये है ही ना अल्टीमेटली, तो एक तो बना ही दो, अभी एक तो बना दो, दूसरा नहीं बन पाएगा क्योंकि एक ही NO2 है हमारे पास। सुन रहे हैं क्या? अगर वो एक ही स्टेप में बन जाता फिर ये तो सिंपल रिएक्शन हो जाता ना, एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाता। ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्योंकि NO2F मिला और क्या बच गया? एक F बच गया है। हमको पता है F तो एग्जिस्ट नहीं करता ना अकेले, तो नहीं करेगा ना, वो अगले स्टेप में जाएगा और बचे हुए NO2 के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप में? यहां स्लो लिख दू, हाँ इधर NO2 प्लस ये जो F आया ये गिव्स यू NO2F। आ रहा है ऐड करके ऊपर वाला? दिस कैन बी अ प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, नाउ द रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर तो 2 है ना, मॉलिक्युलरिटी 2। अरे देखो ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1 और 1 दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इसके पहले वाले में भी अपन ने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही तो देख करके यूनिमॉलिक्यूलर लिखा ना, तो आप इसको देख करके क्या लिखोगे? बाई मॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर तो 2 है ना? अरे हाँ या ना? ऑर्डर तो आपको 2 दिख रहा है ना, वो तो रेट लॉ से ही दिख रहा था। तो लिख लो नीचे, द रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्डर 2
बाइमॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्डर 2, बाइमॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्डर 2। हाँ, एफ कहां से, ये बचा ना इसके, आपने एक कंबाइन करा, एक तो बचा ना। जैसे यहां पे भी देखो, आपने जब NO2 बनाया तो क्या बचा, NO3 बचा। हाँ, उससे जो बचा हुआ है उसी से तो बनेगा ना, जो बनेगा इसी से बनेगा। तो इससे अगर आपने एक NO2F बना दिया तो बचा क्या, एक F बचा। डन। एक और करो, चलो एक और लिखो। रिएक्शन बिटवीन NO2 and CO, reaction between NO2 and CO, carbon monoxide, CO, to form वो CO में दोनों कैपिटल होना चाहिए ना, ये तो कोबाल्ट हो गया, तेरे लिए बता रहा हूं। हाँ, रिएक्शन बिटवीन NO2 and CO to form CO2 and NO, CO2 and NO। जल्दी रिएक्शन लिखो पहले, रेट लॉ बताता हूं मैं आप लोग को। लिख लिया रिएक्शन। हाँ, रेट लॉ जो है ना, it is of order 2, the reaction is of order 2 with respect to nitrogen dioxide and of order 0 with respect to carbon monoxide। बता दिया मैंने रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोला मैंने कि रेट लॉ इज, या ऑर्डर इज 2 with respect to NO2 and order is 0 with respect to CO। फिर से बोलो। रेट इज इक्वल्स टू K NO2 का पावर 2, बस खत्म, है ना। उसका पावर तो 0 है ना, तो वो तो लिखोगे ही नहीं। अरे समझे कि नहीं, मैंने इन दोनों का ही रिएक्शन करवाया ना, NO2 और CO का, और बनना क्या चाहिए, NO एंड CO2, ये है ना रिएक्शन। हाँ, रेट लॉ बता दिया मैंने, अब प्रपोज कर दो मैकेनिज्म इसका। बैलेंस करे हो ना भाई रिएक्शन को। अच्छा, ओ ही तो इधर उधर हुआ है, ठीक है। मेरे को मत देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज करो। क्या लिखा बता आदि, कहाँ अटक गया। शुरुआत हमें यहीं से करनी है, जैसे शुरुआत यहाँ पे किए थे, दोनों को एक एक लिए थे ना, तो अब यहाँ दोनों ले लो ना। किसमें, आगे तो बढ़ो, हो सकता है आगे कैंसिल हो जाए। लिखोगे नहीं, शुरुआत ही नहीं करोगे, हवा में थोड़ा ना हो जाएगा सब चीज, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। अरे इसी से तो ऑर्डर लिखे हो, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। तो इससे क्या बनाओगे, ये तो बनाओगे ही, और बचा क्या, अरे क्या बचा, NO3 इंटरमीडिएट। क्या है ये, इंटरमीडिएट। बताओ सेकंड स्टेप। अभी एक रिएक्टेंट बचा है जिसको आपने यूज तक नहीं किया है, उसको अच्छी देखने के लिए थोड़ा लिए, तो ये जो बना है इसको भी तो गायब करना है ना, और ये तो अभी तक अपन यूज ही नहीं किए। बताओ जल्दी, क्या बनेगा, CO2 प्लस, कट गया NO2। अरे हाँ है ना, यहां तो आपको 2 NO2 लेना पड़ेगा, बाद में वो कट गया इससे। ओवरऑल रिएक्शन यही आएगा, देखो NO2 प्लस CO, ये भी कट गया, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2।
ठीक है, ये भी खुद से नहीं किया, एक और करो, चलो लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ, ये खुद से कर लोगे तो रुक जाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो और है मेरे पास बहुत सारा। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट, बताऊंगा फॉर्मूला, टेंशन मत लो, पहले नाम तो लिख लो। हाइपोक्लोराइट, टी, क्लोराइड नहीं ना, टी है, हाइपोक्लोराइट, ब्रैकेट में लिख लो ClO1 नेगेटिव, ClO1 नेगेटिव, ये आपने पढ़ा है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, याद है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये एक तरह का मिक्स्ड सॉल्ट है, क्या है, जिसमें दो से ज्यादा, मतलब दो एन आयंस हैं, कैसे, कैल्शियम के साथ दो आयंस हैं, एक आपका यही वाला हाइपोक्लोराइट आयन और एक क्लोराइड आयन, ये है इसका स्ट्रक्चर, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर पढ़े हो ना 10th क्लास में, ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो वही है, उसी का ये हाइपोक्लोराइट आयन है, इसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन लिख लो, ClO नेगेटिव डिकम्पोज होता है टू गिव ClO3 1 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें डिकम्पोज होता है। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, इवन बोलना सर यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 कहां से आ गया, बैलेंस करोगे ना भाई, है ना, डिकम्पोजिशन में तो आपस में टकराएंगे तब टूटेंगे, टूट के फिर जो बने हैं वो आपस में टकरा कर कुछ और बनेंगे, तो कुछ और यही है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करो, फिर मैं इसका रेट लॉ बताता हूं। डन बैलेंसिंग, क्या किए बैलेंसिंग में, कितना, रिएक्शन सही लिखा हो ना मैं, ClO3 1 नेगेटिव एंड Cl, हाँ ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो, ये 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ तो 3 लगाना ही पड़ेगा, अब Cl के लिए तो अपने पास ऑप्शन है ना, बस हो गया, 6 क्यों ला दिए थे भाई, ये Cl भूल गया था क्या, अपने पास ये Cl है ना, उसको ठीक करने के लिए, Cl को ठीक करने के लिए, हाँ चलो रेट लॉ लिखो, इसका रेट इज इक्वल्स टू K ClO नेगेटिव का पावर 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, चलिए स्टार्ट करो। हुआ किसी का, करना भाई, बता चल, फर्स्ट स्टेप ClO माइनस प्लस ClO माइनस Cl2O, ठीक है रुक जाते हैं ना, उसका इंटरमीडिएट तो देख ले, इंटरमीडिएट ये थोड़ी ना, ये है इंटरमीडिएट, ये ऐसा बनाया, दोनों इंटरमीडिएट, वाह, चलो और कोई ट्राई करेगा क्या, 2Cl, ऐसा, फिर अगले स्टेप में बचे हुए Cl के साथ वैसा वैसा प्रपोज कर रहा है, ऐसा बोल रहे हो, अच्छा और बताओ, ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि समअप तो हो रहा है कम से कम, है ना,
हालांकि ऐसा भी नहीं है। हाँ, Cl, क्या लिखे हो आप, ClO2 1 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना। उसमें ना पावर्स ऐड नहीं होंगे, मतलब भले आपका वो नंबर ऑफ एटम्स ठीक लग रहा होगा, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट, जो कि नेक्स्ट स्टेप में जाएगा बचे हुए एक ClO के साथ और बना लेगा ClO3 प्लस एक Cl अभी बचेगा, है ना। तो अब मिलकर के 2Cl हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2, हाँ, ऑर्डर भी 2 और मॉलिक्यूलैरिटी भी 2, ठीक है। लिख लेना नीचे, बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नोट करके एक पॉइंट लिखो, हालांकि ये भी नहीं कर पाए हो, पर ठीक है, छोड़ो। नोट करके एक पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड, the rate of reaction may depend the rate of reaction may depend not only on the reactants, not only on the reactants, not only on the reactants, but may also depend upon the the rate of reaction may depend not only on the reactants, reactants के अलावा और कौन होते हैं हमारे पास, कैटलिस्ट, भाई प्रोडक्ट तो बनेंगे ना, उनको बनाने का ही तो स्पीड पता कर रहे हैं, उनको थोड़ा यूज करेंगे स्पीड के लिए। कैटलिस्ट जो रिएक्ट, मतलब जो हेल्प करते हैं, भले रिएक्ट नहीं करते। हाँ, क्या लिख रहे हो, the rate of reaction may depend not only on the not only on the reactants, but also depend upon the catalyst, but also depend upon the catalyst. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कोई इस रिएक्शन का, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के अलावा रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। लिखो रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 बोले तो हाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 is catalyzed by iodide ion, is catalyzed by iodide यानी कि I1 नेगेटिव आयन। रिएक्शन लिखो, H2O2 in the presence of I नेगेटिव ब्रेक होगा H2 प्लस O2, H2O प्लस O2, सॉरी, H2O प्लस O2, बैलेंस करने के लिए आप यहां पे 2 लगाओगे और यहां 2 होगा, हाँ बैलेंस्ड। इसका रेट लॉ लिखो, मैकेनिज्म लिखोगे फिर आप लोग, लिखो रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू K H2O, सॉरी H2O2 का पावर 1 है एंड I नेगेटिव का पावर 1 है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको देख के यहां से नहीं पता चला पर, है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेकेंड ऑर्डर H2O2 के कारण नहीं है। ऑर्डर 1 है बिकॉज ऑफ H2O2 और ऑर्डर 1 है बिकॉज ऑफ I नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। करो उसका मैकेनिज्म प्रपोज। स्टेप 1 बोलो, H2O2 प्लस I नेगेटिव गिव्स H2O प्लस क्या बचा है
आईओ नेगेटिव, जैसे ये ClO1 नेगेटिव नहीं था क्या, वैसे आईओ नेगेटिव नहीं बन सकता क्या? इसको क्या नाम दिए थे? हाइपो क्लोराइड। तो इसको क्या बोलोगे? हाइपो आयोडाइड। ठीक है, हो सकता है ये। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, एक H2 बचा है ना, प्लस इंटरमीडिएट H2O, और क्या बचा? कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, वो आई नेगेटिव हटेगा, वो तो कैटलिस्ट है ना, इसे बोल रहे कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो जाता है, हमें बार बार कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुन रहे हैं क्या? एक बार डाल दिए वो फिर बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बहुत यूज करने के बाद हो सकता है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाए, तो हम बाद में चेंज करेंगे, पर हम हर बार रिएक्शन कराते वक्त बार बार कैटलिस्ट ऐड नहीं करते, बिकॉज वो कैटलिस्ट तो फ्री हो गया ना, वापस से कैटलिस्ट फिर से क्या हो चुका है? फ्री। ठीक है, चलो, तो यहां पे आई नेगेटिव भी लिख देना पर, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो, सूडो मतलब पी से वाला सूडो ना, PSEUDO, सूडोपोडिया वाला सूडो, PSEUDO, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो वाकई में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, है ना, क्योंकि दिखने में वो सेकेंड ऑर्डर का दिख रहा है, बट वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चला। ठीक है, चलो इसमें हाइफन डाल के लिखना, कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन A plus B give products, A plus B give products, let rate law be, let rate law be, rate is equals to K, rate is equals to K A B, तो ऑर्डर कितना हुआ इसका? ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट टाइम में लिखना, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन, if one of the reactant is present in, if one of the reactants is present in large excess, if one of the reactants is present in large excess, मतलब A और B में से किसी एक को आपने पहले ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है, large excess, full stop, in that case, in that case, in that case its concentration will remain almost constant, क्योंकि बहुत सारा है वो। In that case its concentration will remain almost constant, almost constant, and the rate of reaction will depend, and the rate of reaction will depend, and the rate of reaction will depend only on the concentration of the reactant, rate of reaction will depend only on the concentration of the reactant present in smaller amount, present in smaller amount. Rate of reaction will depend only on the concentration of the reactant present in smaller amount. Full stop. Thus the reaction becomes a first order reaction. Thus the reaction becomes the first order reaction. Thus the reaction becomes the फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब वो था सेकेंड ऑर्डर, बट आपने एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जनरली हम सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा ले लेते हैं, है ना, तो उस केस में अब आप और सॉल्वेंट बाद में ऐड भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पहले से, तो उसके ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? टू दी वन जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कौन बोला? अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, चलो लिखो नीचे, सच रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली,
such reactions which are not truly of the first order, not truly of the first order, but under certain condition, but under, ये इंपॉर्टेंट है लाइन जो अभी आप लिख रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही वो रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, अदरवाइज वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही होता। पर आपने कंडीशन क्या ले ली कि आपने उस पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा ले ली कि अब उसमें और ऐड कर रहे हैं तो भी रिएक्शन की स्पीड को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका कारण है कि देखो, मान लो दूसरा वाला रिएक्टेंट जो ए है वो कम क्वांटिटी में है, आपने बी को पहले से ही बहुत ज्यादा लिया हुआ है, तो आराम से ए और बी तो मिल ही रहे हैं, है ना। अब अगर आपने और ऐड कर दिया तो इन एडेड बी का रिएक्शन की स्पीड में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ए तो उतना ही है। आपने बी अगर और बढ़ाते भी जाओगे तो ए तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बी के साथ ही कोलाइड कर पाएगा ना। तो अगर इधर से आप बढ़ा भी रहे हो उसको और, तो रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो रेट अब किस पे डिपेंड करेगा, उस पे ही। हाँ, अगर आपने यहाँ पे ए को बढ़ाया ना तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है, पर बी ऑलरेडी बहुत एक्सेस में था, उसके रेस्पेक्ट में ए वैसे ही कम है, तो अगर आप बी को और बढ़ाओगे भी तो रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ने वाली। आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा, ए को, क्योंकि बी तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो ये पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। और वो कंडीशन क्या है, व्हेन द सेकेंड रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो सच रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस become reactions of the first order, become reactions of the first order, but under certain conditions become reactions of the first order, become reactions of the first order, are called pseudo first order reactions, are called pseudo first order reaction, are called pseudo first order reaction. Example लिखना, example hydrolysis of ethyl acetate. Example लिखो, hydrolysis of ethyl acetate, hydrolysis of ethyl acetate. ethyl acetate बनाओगे क्या? ethyl और acetate दोनों वर्ड आप पहले भी सुने हो ना, तो बना दो, दोनों को जोड़ दो। इथिल और एसीटेट क्या होता है, CH3COO। ये इसका एक और नाम क्या है, ये आप लोग पढ़े हो 10th क्लास में? हाँ बोल, एस्टर। क्या है ये, एस्टर। एक्चुअली इसका नाम है इथिल इथेनोएट। क्या है, इथिल नहीं पढ़े हो पहले, एस्टरिफिकेशन पढ़े ना क्लास 10th में, जब अल्कोहल और एसिड को मिलाया जाता है, साथ में क्या लेते हैं, एसिड। उसका काम क्या होता है एसिड का, इट बिहेव्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे, देखो ये बना कैसे समझना है, यहाँ पे ध्यान देना। हमने लिया C2H5OH, क्या है ये, इथेनॉल। वही वापस रिपीट करने नहीं बोल रहा हूं मैं, तो वही बोल चुका हूं ना। क्या है ये, इथेनॉल। और साथ में क्या ले रहे हैं अपन, CH3COOH। ये क्या है, एसिडिक एसिड। और क्या नाम है इसका, IUPAC नेम, मिथेनोइक एसिड। वाह, इथेनोइक एसिड। क्या है, तो फिर ये क्या है, अगर ये मिथेनोइक एसिड है तो फिर ये क्या है, आपने इसका नाम इसको दे दिया, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? एक कार्बन है तो मिथ होगा ना, यहां 2 कार्बन नहीं दिख रहा क्या आपको? ये तो 10th का लॉजिक है यार, 10th का बेसिक है ये। आप लोग हम लोग का 11th बेकार है, तो 10th कौन सा अच्छा है? 10th में भी तो पढ़े हो ये आप लोग, नहीं पढ़े हो क्या? 10th से तो अपन शुरुआत किए थे ना ऑर्गेनिक की। और ये तो हमारा सेकेंड एसिड है, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। इन दोनों का मिला करके क्या निकालेंगे, पानी। क्यों पानी निकलेगा, क्योंकि हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो क्या करेगा, पानी निकालेगा, रिमूव करेगा। डिहाइड्रेशन प्रोसेस का नाम क्या है। अब जो बच गया उसको जोड़ देना, क्या बचेगा, CH3COO C2H5, इथिल इथेनोएट, इसका IUPAC नेम।
एस्टर, एस्टरिफिकेशन, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, राइट? ओके ठीक है, अपना ये काम नहीं है, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये लिखा ना आपने, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिल एसीटेट। तो ये क्या करता ना, ये उल्टा रिएक्शन है। आपने ये जो मैंने रिएक्शन लिखा था ना, ये एस्टरिफिकेशन था। ये क्या था? क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है इसलिए नाम इसका एस्टरिफिकेशन है, और साथ में क्या बन रहा है? वाटर। इसका उल्टा करोगे तो आपके दोनों एसिड और अल्कोहल मिल जाएंगे जिनसे ये बना था, उल्टा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू गिव एसिड एंड अल्कोहल बैक। डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे इसको, हाँ ठीक है बोलिए, ठीक है। तो बना लो इसका C2H5OH प्लस CH3COOH। अब इस रिएक्शन में हम वाटर जो है ना वो बहुत एक्सेस में लेते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, है ना। बट उस एक्सेस के कारण अब आप और वाटर मिलाओगे तो रिएक्शन के रेट को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका रेट लॉ क्या होगा, बताओगे कोई? रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO, बस ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दिखने में वो दो मॉलिक्यूल है तो आपको लग रहा हो कि दोनों पे डिपेंड करेगा, एक एक पे, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है। देखिए आपने इसको एक्सेस में लिया है, नीचे लिख देना एक्सेस। जिन्होंने ऊपर एक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखी है वो आप सुधार सकते हैं, एक्सेस, ठीक है। जो मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने सुधारा है मतलब, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखेंगे इसका, हो गया ये, लिख लिए। एक और लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या बनता है बायो वालों? हाँ, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? क्या? अरे तो सुक्रोज का दूसरा नाम थोड़ा पूछ रहा हूँ, सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ सुक्रोज को तोड़ रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। हाँ, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लिख लो। क्या लिखे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, दिस इज सुक्रोज, कॉमनली नोन एज केन शुगर, शुगर केन। प्लस हाइड्रोलिसिस करा रहे तो पानी ऐड करेंगे, गिव्स यू, हाँ अच्छा इसके ऊपर H+ लिख लेना याद से ना, एसिडिक के प्रेजेंस में होता है। हाँ, क्या बनेगा? C6H12O6, C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना, बट डिफर इन टेस्ट नहीं वो। हाँ, OH बॉन्ड पर उसको क्या बोलते हैं अपन? दे आर एनाइंशोमर्स, दे आर एनाइंशोमर्स। क्या होते हैं एनाइंशोमर्स, जल्दी बताओ चलो। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों का जो मिरर इमेज है वो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो है, या ये लीवो होगा तो ये, वो कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। चलो लिख लिए। अब यहां भी वाटर किस में है? एक्सेस में है, तो इसका लिख दो रेट, रेट इज इक्वल्स टू K C12H22O11, ठीक है, डन। ठीक है चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कुछ कुछ ना होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप लोग बना सकते हो। वो टेबल वाले क्वेश्चन एटलीस्ट बना के लाना, सुन रहे हो क्या? कौन से वाले? वो एक्सपेरिमेंट वाले। कोई रखा है क्या एनसीईआरटी अभी? जल्दी दिखाओ।